Hello everyone, welcome to the another banger episode of विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एज यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर 2 करने वाले हैं। यानी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरी वन डायमेंशनल मोशन कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में वी गोना डू मोशन इन 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो बेसिकली आपका ज्यादा जो मतलब सिलेबस है उसमें ज्यादा पार्ट जो है वो मोशन इन 2 डायमेंशन का ही है। मोशन इन 3 डायमेंशन का उतना कोई जिक्र है नहीं, तो मैं उसमें आपको ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा। बट मोशन इन 2 डायमेंशन इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। मोशन इन 3 डायमेंशन इज नॉट। ठीक है, उसको बस मैं सुपरफिशियल लेवल पे टच करूंगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट मोशन इन 2 डायमेंशन की हम लोग डेप्थ में जाएंगे, उसकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उसके हर एक कंसेप्ट को नॉक करेंगे और हर एक कंसेप्ट के अंदर से उसकी आत्मा निकाल के आपके सामने रख देंगे, ताकि आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फॉर्मूला या टर्म छिपा ना रह जाए। ठीक है, सो या लेट अस बिगिन गाइस। लेट अस बिगिन विद द सेकंड लेक्चर ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और ये मेरा चैनल है, एज यू नो इट वेरी वेल, विज्ञान। पता है ना आप लोगों को, ये अपना चैनल है। ठीक है, सो इसको फटाफट आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार नहीं मिलेगा तो ये चैनल ग्रो कैसे करेगा बच्चों। ठीक है, सो आज वी गोना डू लेक्चर 2। सो या लेट अस बिगिन। अयो स्टार्टिंग में ही गड़बड़। हाँ, लेट अस बिगिन विथ motion in 2 and 3 dimensions। motion in 2 and 3 dimensions, सबसे पहले होता क्या है? motion in 2 dimensions refer to an object moving in a plane that can move both horizontally and vertically। ठीक है, तो जैसे ये x और y एक्सिस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो ये ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकल मूव कर सकता है या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। ठीक है, इसके पास मूव करने का इस प्लेन में ही ऑप्शन है, इस प्लेन के बाहर तो ये कहीं निकल नहीं सकता। तो ये, क्योंकि यहाँ पर इसके मोशन में दो एक्सिस इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अगर यहाँ पर एक जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर एक जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाता, तो हम इसको बोलते 3 डायमेंशनल मोशन। यानी अगर पार्टिकल केवल इस एक्स वाई प्लेन में नहीं, ठीक है, वाई जेड प्लेन में भी मूव कर पाता, एक्स जेड प्लेन में भी मूव कर पाता। ठीक है, तब इस केस में इसको अपन क्या बोलते बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि यूजुअली में हमें अपनी नेकेड आई से दिखता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सब 3D में होती हैं, और सारे मोशन 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी फिर आप हमें 1D और 2D क्यों पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा 3D पढ़ा दो। तो बेटा, हर चीज क्रोनोलॉजी के साथ समझी जाती है। पहले आप वन डायमेंशनल मोशन में आपने मास्टरी हासिल करी। क्यों हमने पहले 1D से शुरू किया? बिकॉज 1D मोशन में एक एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो आसान है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए? 1 से 2 डायमेंशनल मोशन में गए। वहां पे अब दो एक्सिस में कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है अपन वो सीखेंगे। उसके बाद फ्यूचर में अपन तीनों एक्सिस के इन्वॉल्वमेंट पे मोशन सीखेंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बट उसमें क्या हो जाता है? एक्स वाई के साथ एक जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, लगता दोनों 2D और 3D मोशन दोनों में ही वेक्टर अलजेब्रा ही है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल एज वेल एज इन 3 डायमेंशनल कैन बी एनालाइज्ड बाय वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन क्या क्या है? अगर किसी बॉल को हवा में फेंक दो तो वो एक 2 डायमेंशनल मोशन करता है। अ कार ड्राइविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, ठीक है, इस तरीके के रोड में अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। एंड द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, यानी किसी तोप से बम का निकलना, यानी कैनन से किसी भी गोली का या बम का निकलना जिससे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वो भी एग्जाम्पल है किसका? 2 डायमेंशनल मोशन का। ओके, अब देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा ऑफ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन
टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये नया टर्म आप कहाँ से लेके आ गए, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक फिगर बनाया था, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलेंगे, 0,0 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन कॉमा, ये सॉरी पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है, सपोज देयर इज अ पार्टिकल विथ पोजीशन कोऑर्डिनेट एज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, सो आई नो दैट। ठीक है, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट ए पे। ठीक है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट ए से ये पार्टिकल कहाँ चला जाए, पॉइंट बी पे चला जाए, ये पार्टिकल पॉइंट ए से कहां पर चला गया, पॉइंट बी पर चला गया, कोई भी पाथ यूज करके, कोई भी पाथ यूज करके, तो जो ये डेल्टा आर होगा वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 R1 क्या है, ये R1 ये R2। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर, यानी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये आ गया चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपने को डेल्टा आर। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो डेल्टा आर की वैल्यू अपने को क्या आई थी, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं, डी आर बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ये एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वी एक्स, इसको बोलेंगे वी वाई। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होगा, डी वी बाई डी टी, है ना, करेक्ट। तो यानी इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहाँ पे ए एक्स क्या होगा, डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई क्या होगा, डी वी वाई बाई डी टी। ये अपना वेलोसिटी हो गया, और ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ मोशन इन अ प्लेन। क्या हुआ, यहाँ पर आप हर जगह देख रहे हो किसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। यहाँ पर भी किसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। यहाँ पर भी किसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, हर जगह पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन 2D। ठीक है बच्चे, अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने अपने आसपास होते हुए आप डेली देखते हो, या आप बहुत बार खुद भी उस मोशन को एग्जीक्यूट करने में पार्टिसिपेट करते हो। बट क्योंकि हम फिजिक्स को डे टू डे लाइफ से, रियलिटी से रिलेट करना नहीं जानते, हम उसको रियलिटी से रिलेट नहीं करते हैं, दैट्स वाई हमारे सामने कितने फिजिकल कंसेप्ट होते रहते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जिस दिन वो करना शुरू कर दोगे उस दिन सारी चीजें हलवा हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या कहता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर। ठीक है,
then moves slow solely under the influence of gravity is referred to as projectile motion। यानी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जिसको कि हमने हवा में प्रोजेक्ट कर दिया, हवा में छोड़ दिया, और वो बिना किसी अदर फोर्स के सिर्फ सोलली मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैनन बॉल्स, बुलेट्स, बेसबॉल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। कैसे? मान लो यहां पर कोई एक तोप है, ठीक है, इससे हमने गोली फायर करी, ठीक है, वो गोली कैसा लेगी? ऐसा शेप लेगी और कहीं यहां पर जाकर गिरेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस गोली को जाने में यहां पर जो हमने बस स्टार्टिंग में फोर्स लगाया था, उसके अलावा पूरे इस ट्रेजेक्ट्री में कहीं बीच में हमने कोई फोर्स लगाया? तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर जगह फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। For example, when an object is launched into the air, it has specific initial velocity. Obvious सी बात है, अगर कोई फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को हम भेजेंगे तो उसमें कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी होगी u, that can be decomposed into horizontal and vertical component। इस u को हम डिकम्पोज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। किस तरीके से? लेट मी शो यू। हम्म ये प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ पर है कोई, ठीक है, या फिर थोड़ा पहले ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ये u वेलोसिटी है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा uy। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कैसे ब्रेक किया देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साइड पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट वर्टिकल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल कीप ऑन चेंजिंग। वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो लग रही है ना नीचे, तो उसमें चेंजेस आएंगे। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल साइड पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसीलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई भी फोर्स नहीं लगता है रियलिटी में? तो लगता है बेटा, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है, जिसको हम एयर का फ्रिक्शन कहते हैं, बट यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल। इन दिस केस वी कंसिडर एयर रेजिस्टेंस एज नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को हमने पिक्चर में ले लिया तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स को हमें यूज करना पड़ेगा जो कि अभी आपके 11th 12th में आपको पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ना ही नहीं है तो उसको हम पढ़ा कर क्या फायदा, और वो सिलेबस में भी नहीं है एयर रेजिस्टेंस, तो लेट इट बी। अब देखो, हाँ, a projectile's trajectory is parabolic because projectile's vertical position follows a parabolic path, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी इसको हम लोग मैथमेटिकली आगे चल के प्रूव भी करेंगे इसी क्लास में, कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक शेप की होती है। द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, और जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, डिटरमाइंस इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। ये सारी चीजें क्या डिटरमाइन करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। Projectile motion is an important concept in physics and has many practical applications in fields such as ballistics, engineering, and sports. Okay. Methods of solving projectile motion. Okay. Projectile motion को solve करने के क्या क्या मेथड्स हैं? तो कई तरह के मेथड्स हैं प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के। टुडे वी गोना डू दोनों मेथड, ठीक है। बेसिकली दो मेथड्स आपको पढ़ने हैं, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। सबसे पहला मेथड है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है?
कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अगर हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये जे कैप और ये क्या है, आई कैप, ओके। कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल स्पीड है u, ठीक है, और अल्फा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ओके। और वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है कुछ इस तरीके का कर रहा है, ओके। नीचे हर जगह पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो जो u होगा उसको अगर हम उसके कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो क्या होगा, u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा जे कैप, और एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी जे कैप होगा। क्यों माइनस जे कैप, बिकॉज नेगेटिव वाई एक्सिस में वो लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम टी, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, जे कैप हमने कॉमन ले लिया तो वाई एक्सिस वाले दोनों को हमने एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। ये निकल गई अपनी क्या, वेलोसिटी। गिव मी अ मिनट। या ओके। अब अगर अपने को क्या निकालना है, एक्स मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। क्या हो जाएगा, यू टी कॉस अल्फा आई कैप प्लस यू टी साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको पता है फ्री फॉल में माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है जे कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपने को मिला था क्या, वेलोसिटी, और यहां पर अपने को क्या मिल गया, एस, ठीक है। तो ये है पहला मेथड प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये डीसी पांडे सर की बुक से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। प्रोजेक्ट करने के 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, 50 है ना अपना, ठीक है। 50 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आई कैप प्लस 50 साइन 37 डिग्री, ये हो गया जे कैप। तो 50 कॉस 37 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन वी नो कि, मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन जी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय द वे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये बता दूं, cos 37 की वैल्यू होती है 0.8, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 0.6। वैल्यूज डाल देना यहाँ पे, मिल जाएगा ये दोनों, ठीक है। टाइम अपने को क्या है, 2 सेकेंड्स के बाद का, ठीक है। तो v क्या होगा, u प्लस ए टी, वॉट इज u, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है, प्लस ए टी, ए टी क्या है, -10 जे कैप इंटू 2। सॉल्व करो, ये तो जस्ट का था 40 आई कैप, ये क्या बन गया
प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 20, तो 40, 30 माइनस 20 प्लस 10, तो हो जाएगा 10 जे कैप, ये 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई। अब अगर अपने को एस निकालना है, क्या होगा वो? मैं डायरेक्ट मतलब जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है वो यूज कर रहा हूँ। देखो मैं यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो एस क्या है? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये अपना यू निकला अभी। ठीक है, यू अपना इतना ही है ना, देख लो। ये तो फाइनल वेलोसिटी निकली, इसको थोड़ी लेंगे, यू को लेंगे ध्यान से। कुछ बच्चे इसमें वी भी ले लेते हैं, बड़ी गलती है वो। इंटू टी क्या है? 2 प्लस हाफ ए क्या है? माइनस 10 जे कैप। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर। ठीक है, देख लो, ये तो जस्ट का था साई कैप वाला कंपोनेंट, ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो जाएगा 30 इंटू 60, और ये हो गया माइनस 40। ठीक है, तो और ये 220, तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये आई कैप, तो 80 आई कैप, 1 मिनट, एक मिनट। हाँ, ये 40 इंटू 2 80 आई कैप। ठीक है, ये मैं इग्नोर कर दिया था कि इससे मल्टीप्लाइड है। और ये हो जाएगा क्या? 60 जे कैप प्लस, ठीक है, ये -40/2 क्या होता है? -20 जे कैप। तो ये क्या हो गया? 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप मीटर्स। ये आ गई एस की वैल्यू। ठीक है, तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 80 मीटर्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 40 मीटर्स। आ गया आंसर। यही तो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। देख लो, क्या पूछा जा रहा था? वेलोसिटी निकाल लिया था हमने, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मिल गया। सो इस क्वेश्चन से प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स आपका 110% क्लियर हो गया होगा। इज नो डाउट इन दैट, देर इज नो डाउट इन दैट। ओके, अब आते हैं मेथड 2 पे, कि प्रोजेक्टाइल का कैलकुलेशन करने के लिए मेथड 2 कौन से यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, उनको सेलेक्ट करते हैं, और दो जो कंपोनेंट्स होते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन, उनको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं। यानी देखो क्या करते हैं अपन, कि वी एक्स निकालते हैं, तो वी एक्स क्या होगा? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। एस एक्स क्या होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर क्या होगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 AX एस एक्स। ठीक है, ये हो गया तीनों किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। वी वाई क्या होगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। एस वाई क्या होगा? यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर क्या होगा? यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY एस वाई, ये वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो तीनों हमें ये मिला एक्स एक्सिस के अलोंग, वी एक्स एस एक्स और वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जो मिला वी एक्स एस वाई, वी वाई एस वाई और वी वाई स्क्वायर, ठीक है, इनको प्रॉपर साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये अपने को बिल्कुल ही क्लियर हो गया। ये है अपना मेथड 2, डायरेक्टली वी एक्स एस एक्स निकालने का और वी वाई एस वाई निकालने का। ओके, तो इनमें दोनों में से आपको जो भी मेथड प्रॉपर लगता है आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल 400 मीटर हाई। हम लोग ऑलरेडी 400 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं, वहां से प्रोजेक्टाइल फायर किया है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। पहला चीज कि कितने समय में प्रोजेक्टाइल नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हिल से जहां पार्टिकल जाके गिरेगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये दो चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले ऐसे में मैं क्या चाहूंगा कि अपन डायग्राम बना ले। ठीक है, तो ये हिल है जिसकी हाइट कितनी है? 400 मीटर्स।
ठीक है। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जो कहीं यहाँ पर जाकर गिरा होगा। इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर कहीं। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओरिजिन जहां पर खड़े थे, और इसको मान लेते हैं ए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने? इनिशियल वेलोसिटी दी थी हमने 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, v स्पीड के साथ, तो ये vx कंपोनेंट इसका इधर होगा, vy कंपोनेंट इधर होगा, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो ux हो गया अपना कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ax जीरो है क्योंकि अभी हमने उसको जब प्रोजेक्ट किया है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, uy वाई एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, और ay क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट ए बोल रहा है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, है ना? तो एस वाई क्या होगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैंने जो सेकेंड वाला मेथड बताया मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये एस वाई कितना है? 400। ठीक है, एस वाई है आपका 400, यू वाई क्या है? 100। ठीक है, सॉरी यू वाई जीरो है, यू वाई जीरो प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है? 9.8। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी? निकालते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं टी की वैल्यू क्या आएगी। 800 डिवाइडेड बाई 9.8, 81.63। अब 81.63 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे? 1.63 का स्क्वायर रूट होगा 9.03। तो 9.03 सेकेंड्स में, ठीक है, ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जिसका 100 मीटर पर सेकेंड था वो पॉइंट बी पे जाके गिरेगा, सॉरी पॉइंट ए पे जाके गिरेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, इसमें हमने मेथड 2 का यूज किया। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी बी ए या ए बी निकालना है ना अपने को। ठीक है, तो बी ए निकालेंगे कैसे? एस एक्स है वो, देख लो, ये क्या है? एक्स एक्सिस के तो अलॉन्ग है, तो एस एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना था अपना? 100 इंटू टाइम कितना आया? ठीक है, टाइम 9 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स कितना है? 0 इंटू टी, तो ये पूरा 0, तो ये कितना हो गया? 900 मीटर्स। तो बी ए क्या आ गया? 900 मीटर्स। तो मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया है पूरी चीजें। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेथड 1 ज्यादा सही लगा या मेथड 2 ज्यादा सही लगा। ठीक है, दैट इज अप टू यू। अब प्रोजेक्टाइल में कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन refers to the duration of time that a projectile stays in the air before it lands back on the ground। यानी यहां से अगर कोई प्रोजेक्टाइल गया तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो उसने समय व्यतीत किया उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लॉन्च पॉइंट टू इट्स लैंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो आओ इसको, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यू एक्स हो गया अपना यू कॉस अल्फा, लेके चलो अपना प्रोजेक्टाइल दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे छोटू सा मैं बना देता हूँ, ये यू, तो ये यू एक्स, ये क्या हो गया? यू वाई।
ठीक है। यू वाई क्या हो गया, यू साइन अल्फा, ए एक्स क्या है 0, ए वाई क्या है -g। ठीक है। एट पॉइंट, मान लो कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि पॉइंट बी, यानी वैसा पॉइंट जहां पर प्रोजेक्टाइल टकरा रहा है जाके दूसरी तरफ जमीन से, वहां पर एस वाई तो 0 होगा। ठीक है, कि वाई एक्सिस में तो फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो मान लेते हैं कि एट पॉइंट बी, मानना क्या है, जो फैक्ट है कि एस वाई 0 होगा। ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई टी क्या है, यानी यू साइन अल्फा इंटू टी, ठीक है, -12 GT², ये अपने को मिल गया। ठीक है। तो इसको अगर अपन यहां से टी निकालते हैं, ठीक है, तो जो टी आएगा वो आएगा 2u साइन अल्फा बाई जी। ये है द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने आसानी से निकाल दिया। कुछ बुक्स में बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है इसका, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टी इज इक्वल टू या तो 0 होगा, या तो क्या होगा 2u साइन अल्फा बाई जी, यहां से और यहां से। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मैक्सिमम हाइट इज द हाईएस्ट पॉइंट दैट एन ऑब्जेक्ट रीचेज एज इट मूव्स थ्रू द एयर। मैक्सिमम हाइट जो कि एक प्रोजेक्टाइल रीच करता है, मान लो पॉइंट ए से किसी प्रोजेक्टाइल को मैं प्रोजेक्ट किया और ये उसकी ट्रैजेक्टरी रही, तो ये जो पॉइंट है जहां पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है उसको अपन एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। इट इज अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0 बिफोर इट बिगिंस टू फॉल बैक टू द ग्राउंड। क्या होगा, आप जब पत्थर फेंकोगे यहां से, तो एक पॉइंट आता है जहां पर पत्थर आके बिल्कुल 1 नैनो सेकंड के लिए, 1 माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर से वो नीचे गिरने लग जाता है। तो ये जहां पर वो 1 सेकंड के लिए, 1 माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के लिए रुकता है, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इसको तो निकालने का तरीका अपने को बहुत ही क्लियर है। ठीक है, कि मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल ही 0। ठीक है। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2a/sy, ये वाला फॉर्मूला अगर लगा दें तो 0 इज इक्वल टू यू बाई कितना होता है, यू साइन अल्फा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 × -g is ay, और एस वाई क्या है, एच। ये तो यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ओके। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इन अ प्रोजेक्टाइल refers to the distance traveled by a projectile in the horizontal direction before it hits the ground। ठीक है, यानी बुलेट का रेंज कहते हैं ना हम लोग, कि यहाँ से हमने बुलेट फायर किया तो वो कहाँ तक जाके हिट करता है, तो वो उसका रेंज कहलाता है। सिमिलरली जहाँ प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया और वो जहाँ पर जाकर हिट किया, वो बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको अपन रेंज कहते हैं। बट क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है इसकी ट्रैजेक्टरी, तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला डिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है। ठीक है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जो मान लेते हैं कि ये जो ए बी डिस्टेंस है, ठीक है, ये रेंज है आर, ठीक है, यही तो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है। तो अगर अपन एस एक्स का फॉर्मूला लगा दें, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, तो अपने को आर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा यू कॉस अल्फा, ठीक है, 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है, प्लस 0। हमें पता है ए एक्स जो है वो 0 होगा, और टी को हमने कैपिटल टी मान रखा है, जो कि किसके बराबर है, 2u साइन अल्फा बाई जी के बराबर है। ठीक है। तो जो रेंज होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, इसको लिख सकते हैं u² साइन 2 अल्फा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज।
ठीक है। अब इसे मैक्सिमम मिनिमम रेंज वाला कंडीशन लगा देना, वो सब फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैंने आपको बस इक्वेशन बता दिया। ये डेरिवेशन ही मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जेई में उसका कोई लेना देना है नहीं, बट आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स भी दोगे और उसमें भी पास करना अच्छे नंबर से जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज पे, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने बोल तो दिया था अभी कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पैराबोलिक होती है, ठीक है। बट पैराबोलिक कैसे होती है, उसको प्रूव कैसे करेंगे, ये देखना है। तो चलो, एक्स जो होगा वो क्या होगा, यू कॉस एल्फा इंटू टी, ठीक है। यहां से टी कैसे निकालेंगे, एक्स बाई यू कॉस एल्फा, ठीक है। अब इस टी की वैल्यू को अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर दे कहां पे, y इज इक्वल टू यू साइन एल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में, तो क्या होगा, करके देखते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन एल्फा इंटू एक्स बाई यू कॉस एल्फा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। यू से यू कैंसिल, साइन बाई कॉस इज टैन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टैन एल्फा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। ये इतनी बात तो समझ आ रही है। अब इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं, फाइनली अपने को क्या आया था, y इज इक्वल टू एक्स टैन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, यही आया था, करेक्ट, ठीक है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा और कलेबाजी, ठीक है, कि एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर को एक जगह कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा को ऊपर ले आया, ये बन गया सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और इसमें भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये जितने भी दो इक्वेशंस आपको मिले, एक ये वाले, ठीक है, एक ये वाले, और एक ये वाले, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, किसके, प्रोजेक्टाइल के, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स, इसीलिए जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो एक पैराबोला है, क्योंकि अगर हम इसको रेंज के टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स बाई आर टैन अल्फा, करके देख लेना रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला देख लो, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, करके देख लेना यहां से, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आओ एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसी से, जो एच सी वर्मा सर की किताब से है, कि a ball is thrown from a field with a speed of 12 meter per second, ठीक है, at an angle of 45 degree with the horizontal, at what distance will it hit the field again, take g is equal to 10 meter per second square, ठीक है। तो बेसिकली रेंज पूछा जा रहा है आपसे, रेंज का फॉर्मूला वी नो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, ठीक है। यू क्या है यहाँ पर अपना, 12, 12 का स्क्वायर इंटू साइन 90 बाई 10, 14.4 मीटर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूटिंग क्वेश्चन, और डायरेक्टली अपन इसको
सॉल्व भी कर दिया। मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब देखो इंक्लाइंड प्लेन में दो केसेस हो सकते हैं, एक क्या होगा अप द प्लेन, एक होगा डाउन द प्लेन। तो सबसे पहले करते हैं अप द प्लेन पे कारीगरी। ठीक है, तो आओ मान लेते हैं कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का। ठीक है, ये है ओरिजिन, यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया। ठीक है, और ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का ये a, और ये जो वाला पॉइंट है ये है b। ठीक है, ओके, ये जो एंगल है अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये बीटा। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब अगर पॉइंट ए पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए प्रोजेक्टाइल का, यानी इस पॉइंट पे अगर हम प्रोजेक्टाइल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, नीचे की तरफ जी, आपके आंख में चुभेगा बहुत, वाइट कलर से ही करता हूँ। हाँ, नीचे की तरफ क्या लगेगा जी, इधर क्या लगेगा ये एंगल बीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा जी, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा बड़े में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ आ रहा है, आपको आया या नहीं आएगा वो मैटर करता है ना, मुझे तो पता ही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इधर लग रहा है जी, ये एंगल बीटा हो गया, वाई बिकॉज वर्टिकली, और ये और सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स, नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये हो गया जी कॉस बीटा, ये हो गया जी साइन बीटा। ठीक है, वाई बिकॉज दिस एंगल इज बीटा। तो यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा यू कॉस एल्फा माइनस बीटा, देख लो एल्फा माइनस बीटा होगा ना। ठीक है, क्यों, इसको भी मैं थोड़ी क्लैरिटी से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अपना प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये एंगल बीटा है, यहाँ से एक प्रोजेक्ट किया, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा अल्फा माइनस बीटा होगा ना। ठीक है, ये यू है। ठीक है, तो यू एक्स क्या होगा यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू बाई यू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया, यू बाई क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ए एक्स क्या है माइनस जी साइन बीटा, ए वाई इज माइनस जी कॉस बीटा। ये कहाँ से आया सर, जी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, जी कॉस बीटा जी साइन बीटा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई मिल गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टी। ओके, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी कौन सा है ये वाला पॉइंट, पॉइंट बी पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो जीरो होगा। ठीक है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो, यू वाई इज हाउ मच यू टी साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी कॉस बीटा, ये सब हमने निकाल लिया है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने पहले पूरा डेटा निकाल लिया था। ठीक है, माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब अपने को पता है कि t इज इक्वल टू जीरो होगा, यहां से क्या मिल सकता है अपने को, या तो t इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है, नहीं तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया इन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा।
ठीक है, तो अब अगर रेंज निकालना है अब अगर अपने को रेंज निकालना है, रेंज क्या होगा, डिस्टेंस ओ बी, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये होगा रेंज। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो अपने को पता है क्या है, यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो जो, अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चे, ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जो ओ सी होगा, सी पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं सी। जो ओ सी होगा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो यू एच इंटू टी के बराबर होगा। ओ सी डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, इंटू टाइम, कर लो, यू कॉस अल्फा, टाइम कितना निकला अभी अपने को, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है बाई जी कॉस बीटा। इसको सॉल्व करो, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, ये आया ओ सी। अब जो रेंज है, ये ओ सी बाई कॉस बीटा होगा, ओ बी जो होगा ओ सी बाई कॉस बीटा होगा। ठीक है, तो ओ सी बाई कॉस बीटा, यानी इस पूरे से कॉस बीटा को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला रेंज का। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 - साइन बीटा। अब ये कैसे होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका था रेंज निकालने का। ठीक है, अब अगर अपने को अप द प्लेन की, अपन अभी तो बात कर रहे थे, अब अगर अपने को डाउन द प्लेन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, डाउन द प्लेन की। तो डाउन द प्लेन में चीजें सिंपल है थोड़ी। डाउन द प्लेन में चीजें थोड़ी सिंपल है कि यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन जो है डाउन द प्लेन में, वो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले यू एक्स देखते हैं। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस, देखो अब डाउन द प्लेन के लिए अपने को ये लगाना पड़ेगा अगेन, रुक जाओ, मुझे तो फॉर्मूले याद रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब डाउन द प्लेन मतलब यहाँ पे इसका कोई वेलोसिटी होगा और ऐसे प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, ये एंगल क्या हो गया, बीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर अपन जी को कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल बीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा, और ये जी साइन बीटा, सेम केस। तो टी जो होगा, अगर अपन सिमिलर मैनर में प्रोसीड करें तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सिंपल, डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। और रेंज क्या था, रेंज था u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 - साइन बीटा, तो ये हो जाएगा u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। सिमिलर मैनर से हमने इन दोनों का भी डिराइव कर लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का। A man standing on a hilltop projects a stone horizontally
ठीक है। एक हिल टॉप पे एक मैन है जिसने हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया विद स्पीड वी नॉट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज गिवन इन द फिगर, ठीक है, एक्स और वाई ऐसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्टोन विल हिट इन द सरफेस, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ठीक है, लास्ट वाले कौन से पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा, मान लो यहाँ पे मान लो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके का, यहाँ पर वी नॉट, तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, यू स्क्वायर बाई, ये डाउन द हिल है तो इसमें पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी स्क्वायर स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, अल्फा यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग है तो जीरो, हॉरिजॉन्टल के ही अलोंग मूव कर रहा है ना, तो कोई हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल तो बना नहीं रहा, तो जीरो, बीटा भी जीरो, वर्टिकल के साथ भी नहीं बना रहा, ठीक है। नहीं, वर्टिकल के साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या क्या हो गया अपना, ये हो गया वी नॉट, ठीक है, अल्फा हो गया जीरो, तो साइन बीटा प्लस साइन बीटा 2 साइन बीटा, ठीक है, बीटा को थीटा मान लिया यानी 2 साइन थीटा, और ये यू स्क्वायर, तो 2 यू को क्या माना है, वी नॉट, तो 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, देख लो, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, क्लियर है। आर कॉस थीटा कहाँ से आया, निकाल लो, ये हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। ये अपना आ गया क्या आंसर, यही तो पूछा गया था, यही पूछा गया था ना, ये आंसर मिल गया अपने को, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, देखो, द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर इज रेफर्ड टू एज रिलेटिव मोशन, एज द नेम सजेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में जो होगा उसको हम रिलेटिव मोशन कहेंगे, यानी द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर इज रिगार्डेड एज द रेफरेंस पॉइंट और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दूसरे के जो रिलेटिव में होता है उसको हम उसका रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइडिंग अ बाइक एंड समवन इज स्टैंडिंग ऑन द साइड वॉक, ठीक है, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, फुटपाथ पे कोई खड़ा है, आप उनके पर्सपेक्टिव से मूव कर रहे हो, ठीक है, बट खुद के पर्सपेक्टिव से क्या आप मूव कर रहे हो, नहीं, आप स्टैटिक हो खुद के पर्सपेक्टिव से, यानी जो बंदा साइकिल चला रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में है, बट जो उसको देख रहा है दूर से फुटपाथ पे, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइकिल वाला मोशन में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द साइड वॉक सर्व्स एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्सन स्टैंडिंग, whereas the bike serves as the frame of the reference for the rider, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, हमें अगर वेलोसिटी ए का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन ए बी है तो ए माइनस ए बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके। और एक और चीज की जो वी ए बी होता है वो माइनस वी बी ए होता है, एंड सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, ओके। हाँ, अब देखो, अ कार has an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, ठीक है, कार ए का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ड्यू ईस्ट, ठीक है, एंड 10 मीटर पर, और कार बी का जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको क्लियर रहे, ठीक है।
ये अपना नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन में हमें निकालना क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए बी माइनस ए। ठीक है, ए बी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ड्यू नॉर्थ, ऊपर वाई एक्सिस में पॉजिटिवली। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, यानी इधर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 25 रूट 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने को अगर अल्फा निकालना है, यानी एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो होता है tan अल्फा, tan इनवर्स। ठीक है, वो हो जाएगा ए बी बाई ए, यानी 10/5, यानी tan इनवर्स 2। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि ए बी ए इज 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2 फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन भी निकालना आप सीख गए, और मैग्नीट्यूड भी रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे निकालनी है वो भी सीख गए। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे इतना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, मेरे को इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आता। डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये दोनों। बस अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में याद हैं तो आप आराम से निकाल लोगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे आप। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि काफी पूछे जाते हैं जेई में। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर अलग से बना दिया है, बहुत ही फेमस फेमस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उसको अपन अभी करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस और कोलिजन और ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, when two bodies are in motion, the principle of relative motion can easily solve questions like minimum distance between them or the time when one body overtakes the another. ठीक है, मान लो कार ए और कार बी, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर्स, रैंडमली ले रहा हूँ कुछ भी। तो रिलेटिव इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी वी बी। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके हम ये बता सकते हैं कि वी ए वेलोसिटी से मूव करने वाला कार ए को कितना टाइम लगेगा वी बी वेलोसिटी से मूव करने वाले कार बी को ओवरटेक करने में। इस तरह के क्वेश्चंस में एक बॉडी को रेस्ट पे माना जाता है, और जो दूसरा बॉडी है उसके रिलेटिव मोशन को अकाउंट में लिया जाता है। इससे क्या हुआ कि ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम था ये वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन इससे अपना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन इससे अपना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन, टू कार्स आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, with one car traveling at 50 miles per hour and other is traveling at 60 miles per hour। ठीक है, दो गाड़ी है, एक गाड़ी को मान लेते हैं ए, दूसरे गाड़ी को मान लेते हैं बी। एक की स्पीड कितनी है 50 mph, दूसरे की स्पीड कितनी है 60 mph। जो धीमा वाला गाड़ी है वो मान लेते हैं कि फास्टर वाले गाड़ी से 1 माइल अहेड है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू ओवरटेक द स्लोअर कार? तो इसको कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम अगर निकालना है तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मान लेते हैं टी टाइम लगेगा गाड़ी को, फास्टर कार को स्लोअर कार से ओवरटेक करने में। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कितना है 1 माइल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर निकालते हैं तो वी बी ए क्या हो जाएगा 60 - 50 mph, यानी ये कितना हो गया 10 mph। ठीक है,
तो अब अगर टाइम निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितना है, डिस्टेंस पहले 1 माइल और स्पीड कितना है 10 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.1 आवर यानी 6 मिनट्स। तो यानी कार बी को कितना समय लगेगा, कार ए को ओवरटेक करने में 6 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा, 6 मिनट लगेगा। वेरी क्लियर। इससे अपना ओवरटेकिंग वाला जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको बहुत जगह मिला होगा, बहुत जगह मिलेगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी में। रिवर बोट प्रॉब्लम होता क्या है, देखो। इट इज अ टाइप ऑफ मैथ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बोट इन रिलेशन टू द करंट ऑफ अ रिवर, ठीक है। पानी बह रही है, उसके ऊपर एक नाव है, ठीक है। इस नाव का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द करंट इन द वाटर, ये यूज होता है रिवर बोट प्रॉब्लम में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बोट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और टाइम निकालते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने में अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, ठीक है। या बोट की रिजल्टेंट स्पीड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं जब वो करंट से किसी सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है। ये सारे मैं आपको सिचुएशंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। So the relative velocity concepts involve considering the velocity of boat with respect to the water and velocity of water with respect to the ground, ठीक है। बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर की रिस्पेक्ट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। By understanding the relationship between the boat's velocity and the water's velocity, we can calculate boat speed and direction relative to the ground. कैसे, आगे की न्यूमेरिकल में देखते हैं, ठीक है। आओ, A boat can travel at a speed of 15 माइल पर आवर इन अ स्टिल वाटर, यानी इस वाटर में क्या है, कोई भी करंट नहीं है। इस वाटर में क्या है, कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्टिल वाटर, ओके। और बोट कितने स्पीड से मोशन कर रहा है, 15 माइल्स पर आवर से। इफ इट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम इन अ रिवर, ठीक है, दैट फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 3 माइल्स पर आवर and then returns downstream, how long will the entire round trip take for a distance of 20 miles? ठीक, तो देखो टाइम टेकन निकालना है अपने को इंटायर राउंड ट्रिप का, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोट का स्पीड वाटर के रिलेटिव में कितना है जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर while traveling अपस्ट्रीम, while traveling अपस्ट्रीम, ठीक है। तो ये क्या है 15 माइल पर आवर, ठीक है, -3 माइल पर आवर, यानी क्योंकि वाटर की स्पीड कितनी है 3 माइल्स पर आवर है, तो 15 माइल्स पर आवर -3 माइल्स पर आवर, ये क्या हो गया 12 माइल्स पर आवर, ठीक है। अब अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए जो बोट की इफेक्टिव होनी स्पीड होनी चाहिए वो क्या होगी, इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इट्स स्पीड रिलेटिव टू द वाटर एंड द स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है। ये अपने को क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर या वाटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है कि अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए बोट की इफेक्टिव स्पीड निकालनी है, तो वो होगा डिफरेंस बिटवीन इट्स स्पीड रिलेटिव टू द वाटर माइनस द स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट 12 माइल पर आवर माइनस कितना, अगेन 3 माइल्स पर आवर, तो ये क्या हो गया 9 माइल्स पर आवर, तो ये हो गया इफेक्टिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इफेक्टिव वेलोसिटी निकल गया, तो बोट विल टेक कितना 20 माइल्स डिवाइडेड बाई 9 माइल्स, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है 20 माइल्स, तो 20 माइल्स डिवाइडेड बाई 9 माइल्स, ठीक है। ये क्या है टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 9, 2 आवर्स 13 मिनट्स टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, ठीक है। ये निकला अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। अब अगर हमें डाउन स्ट्रीम का भी निकालना है, अब अगर हमें डाउन स्ट्रीम का निकालना है,
फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या होगा, जो बोट का इफेक्टिव स्पीड होगा, इट विल बी द सम टू इट्स स्पीड रिलेटिव टू वाटर विद द स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 12 माइल पर आवर प्लस 3 माइल पर आवर, ये क्या हो गया 18 माइल, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं अभी, 15 माइल पर आवर, 15 माइल, एक मिनट गिव मी अ मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। बोट की स्पीड कितनी है, 15 माइल पर आवर है ना बोट की स्पीड, तो इफेक्टिव स्पीड डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी 15 माइल पर आवर प्लस वाटर की स्पीड कितनी है 3 माइल पर आवर, ये 18 माइल पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब टाइम कितना लगेगा बोट को, तो टाइम लगेगा बोट को 20 माइल्स बाई 18 माइल्स, यानी 18 माइल पर आवर, यानी ये हो गया 1 घंटे 6 मिनट। ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा टी, वो क्या हो जाएगा, 2 घंटे 13 मिनट प्लस 1 घंटे 6 मिनट, यानी 3 घंटे 19 मिनट। तो 3 घंटे 19 मिनट लग जाएंगे बोट को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स अगेन बहुत ही हाईली यूज्ड टॉपिक है ये, जो कि जेई में पूछा जाता है। ये सारे एप्लीकेशन है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के, याद रखिएगा सारे एप्लीकेशन है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के। इसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स आर अ टाइप ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन रिलेशन टू द विंड। विंड के रिलेशन में एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होगी, ठीक है, उसको हम एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, these problems typically involve calculating the aircraft speed and time taken to travel a certain distance with or against the wind, और या तो एयरक्राफ्ट की रिजल्टेंट स्पीड निकालने में, डायरेक्शन निकालने में, जब एक सर्टेन एंगल से विंड के मूव कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशंस में एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं और वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, यानी कंसीडरिंग द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द एयर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, और बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एयरक्राफ्ट वेलोसिटी एंड विंड वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट द एयरक्राफ्ट स्पीड एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू द ग्राउंड। आई नो आपको कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन करेंगे अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो नोट्स रिवीजन के लिए देख लेना, जब रिवाइज करोगे डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाला हुआ है तो इसको पढ़ लेना। अभी इधर डीसी पांडे सर की बुक से एक और बढ़िया क्वेश्चन है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। ठीक है, a wind of 200 root 2 kilometer per hour is blowing from south towards north. Okay, the pilot wishes to travel from A to point B northeast of A. Okay, find the direction he must steer and time of his journey if AB is 1000 kilometers. देखो, सबसे पहले तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ। ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्लाई क्या कर रही है, 400 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल एयर। ठीक है, मान लेते कहीं यहाँ पे। ओके, एयरक्राफ्ट का विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब विंड कैसे चल रही है, 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर से साउथ के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी इधर की तरफ, साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, कितने, 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पायलट का मन है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का। ठीक है, पायलट है पॉइंट ए पे, मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहां से उसको मन है यहाँ जाने का, वेयर इज पॉइंट बी। ठीक है, विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, एज यू कैन सी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ हिज जर्नी अगर ए बी इज 1000 किलोमीटर्स। ठीक है,
तो आओ देखते हैं, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, सब निकलेगा आगे में। चलो अभी मैं बताता ही नहीं हूँ कि कैसे निकलेगा, अभी मैं नहीं बताता आपको, मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार ये सब गायब हो गया यार, बड़े पंगे हैं। हाँ ठीक है चलो, अपने को क्या पता है, जो जो पता है पहले लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड 200 √2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है, वेलोसिटी ऑफ एयर होगा किसके अलोंग, इट शुड बी अलोंग ए बी, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एयर जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि विंड जो है वो साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगा एयरक्राफ्ट का वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एयर का नहीं एयरक्राफ्ट का। तो जो ए डब्ल्यू होगा डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो किसका रिजल्टेंट होगा, वी डब्ल्यू का और वी ए डब्ल्यू का, है ना। वी डब्ल्यू यानी ये, और वी ए डब्ल्यू का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वी ए डब्ल्यू का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वी ए डब्ल्यू अल्फा एंगल बनाता है ए बी से, ठीक है, ए बी से वी ए डब्ल्यू क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो साइन लॉ अगर हम यूज करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इस पॉइंट को सी मान लो, तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर अपन साइन लॉ यूज करें, यूजिंग साइन लॉ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी बी बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाई साइन अल्फा, सी बी बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो इससे क्या था अपना, सी बी बाई साइन 45 डिग्री ए बी बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो इससे साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, ए सी, सी बी और ए सी था सॉरी, ठीक है, ए सी बाई सी बी साइन 45 डिग्री, ठीक है, ए सी बाई सी बी साइन 45 डिग्री। ए सी अपने को पता है कितना है, कितना है ए सी, 1000, ठीक है, सॉरी ए सी इज 200 √2, माई बैड, 200 √2, सी बी कितना है, सी बी इज 400, और ये क्या होगा साइन 45 1/√2, तो ये क्या आ गया 1/2, तो साइन अल्फा इज 1/2, तो अल्फा इज 30 डिग्री, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। सो पायलट को किस डायरेक्शन में स्टीयर करना पड़ेगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा के डायरेक्शन में स्टीयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 40 इन दोनों का जो सम होगा उस डायरेक्शन में अपने को स्टीयर करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर अपने को मूव करवाना है प्लेन को तो, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन 180 माइनस 45 माइनस 30, ये क्या हो गया 400 बाई साइन 45, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा साइन 105 बाई साइन 45 इंटू 400, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको आएगा 446.47 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब टाइम निकालनी है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ए बी कितना है 1000 बाई 446.47, 1.83 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से देखिएगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई अंडरस्टैंड, बट आप देखोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। रेन प्रॉब्लम, सब देखो रेन प्रॉब्लम में मैं ज्यादा नौटंकी करूंगा ही नहीं, सीधा आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि रेन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। A man is walking with 2 meter per second due east. Rain is falling vertically downwards, obvious सी बात है, with speed 8 meter per second. Find the direction in which a man should hold his umbrella so that वो भींगे ना, यही बोला जा रहा है,
ठीक है, तो देखो ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, ठीक है, ये मान लेते हैं ओरिजिन। 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है, तो ड्यू ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट से दूर, ठीक है, ड्यू ईस्ट का मतलब ईस्ट से दूर, तो यानी वेलोसिटी क्या होगी मैन की, माइनस वी एम इज 2 मीटर पर सेकेंड। रेन फॉलिंग डाउनवर्ड इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, एंगल हो गया थीटा। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब अगर ओपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। टैन थीटा निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, तो अगर टैन थीटा यहाँ से निकालना है, ये 2 ये 8, ठीक है, तो यहाँ से टैन थीटा निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, टैन थीटा क्या निकलेगा भैया, ये निकलेगा 2/8, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी विच इज 2/8, यानी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/4, ठीक है, ये एंगल। तो यानी आदमी को कितना एंगल होना चाहिए, कितना 1/4 टैन इनवर्स, देख लेना कितना एंगल होता है, इतना टैन इनवर्स 1/4 एंगल से अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो वो बचेगा भींगने से, तो वो क्या करेगा, बचेगा भींगने से। ये हो गया रेन प्रॉब्लम। या गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट इट इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इससे ज्यादा आपको सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वी हैव आराम से कंप्लीटेड मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन एज वेल, ठीक है, हमने वो कंप्लीट कर दिया चैप्टर। अब अगला कौन सा चैप्टर करेंगे वो तो अगले लेक्चर में ही आपको पता चलेगा, क्रोनोलॉजी के साथ ही चलेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, सो बेसिकली अगर आपको आज का वीडियो समझ आया, आपको बढ़िया लगा, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपकी जो मतलब जो भी कंफ्यूजन थी, डाउट थी, वो दूर हुई है आज के वीडियो को देखकर, आज के लेक्चर को देखकर, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डेली डेली आके भीख नहीं मांगूंगा मैं, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे उसके लिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा, ठीक है, बाकी चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, बाय बाय, आई सी यू सून, थैंक यू।